जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपके सीटेट एग्जाम में गणित में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग सभी प्रकार के प्रश्न आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। साथियों, इनमें से कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई सभी संख्याओं को यदि आपस में गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। हमारे मोबाइल के कीपैड पर संख्याएं क्या होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में हमारा 0 और होता है। ठीक है, अब इनको सबको अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में हमें जाके 0 से भी गुणा करनी पड़ेगी, और जब हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा सारा गुणनफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0 आएगा इन सभी का गुणनफल। देखो, यहां तो गुणनफल की बात हुई है, आपके एग्जाम में योगफल भी पूछ सकता है, योग भी पूछा जा सकता है। तो उसको योग करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 कितना होता है? 36 और 9 हमारा हो जाएगा 45। अगर आपसे योग पूछा जाता है तो सभी को जोड़ देंगे, 45 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह, खरगोशों के 12 पद चिन्ह और बत्तख के 40 पद चिन्ह हैं। तो बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू हैं, कितने खरगोश हैं और कितनी बत्तख है, ये हमें बताना है। अब कंगारू के पद चिन्ह दिए हुए हैं, पद चिन्ह का मतलब होता है पैरों के निशान। तो कंगारू कितने दिए हुए हैं? 48। और एक कंगारू के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। अब 4 से इसको भाग कर देंगे 48 को, तो हमारे कंगारू की संख्या आ जाएगी। तो भाग करते हैं इसको, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हमारे कंगारू की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने यहां से 4 से भाग क्यों करिए? 4 से भाग इसलिए करिए क्योंकि कंगारू के 4 पैर होते हैं। अब वो कंगारू खड़ा होगा तो एक कंगारू के हमारे 4 निशान बन रहे होंगे, इसलिए हमने 4 से भाग कर दिया, हमारी कंगारू की संख्या आ गई। ठीक है, इसी तरीके से खरगोश के निकाल लेंगे। तो खरगोश के 12 निशान दे रखे हैं और एक खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमारे खरगोशों की संख्या निकल कर आ जाएगी 3। और लास्ट में बत्तख के कितने पद चिन्ह दे रखे हैं? 40 दे रखे हैं। और एक बत्तख के कितने पैर होते हैं? एक बत्तख के 2 पैर होते हैं। 2 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा। तो हमारी 20 बत्तखें हैं। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं अपने, 12 3 और 20 किसमें है? तो 12 3 और 20 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, 12 3 और 20, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। तो वर्ग काटने से पहले आयताकार खेत की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार खेत की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा? इन दोनों का अनुपात हमें बताना है। तो पहले दिया हुआ इसमें एक आयत, तो पहले हम एक आयत बना लेते हैं इसमें। इस तरीके से आयत बना लिया। अब क्या दिया हुआ है? इसकी लंबाई दे रखी है, लिख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली भी 4 हो जाएगी और ये वाली भी हमारी 3 हो जाएगी। अब जो आगे हमें करना है, इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटना है। तो हमने मान लिया यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया। इसकी ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 1 है, ये भी 1 और ये भी 1 है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है? वर्ग काटने से पहले आयताकार खेत की सीमा की लंबाई। तो सीमा की लंबाई का मतलब क्या है? सीमा की लंबाई का मतलब है सारी लंबाई, यहां से यहां तक, नीचे को, यहां को और यहां को, पूरी लंबाई, मतलब इसका परिमाप। तो पहले इसका परिमाप कितना था? ठीक है, पहले निकालेंगे। 4 तो ये थी, जोड़ लेंगे 4। परिमाप का मतलब होता है सीमा की लंबाई का मतलब होता है सारी लंबाई को जोड़ दो। 4 के बाद इधर जाएंगे तो हमारी 3 हो जाएगी, इसके बाद जोड़ेंगे तो इधर हमारी 4 हो जाएगी, और इधर जाएंगे तो हमारी 3 हो जाएगी। ये हमारा वर्ग काटने से पहले का है। ठीक है, जोड़ेंगे 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, तो हमारा कितना आ गया निकलकर? हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। मतलब जो पहले सीमा की लंबाई थी इस आयत की 14 सेंटीमीटर थी। अब हमने जब ये काट दिया है तो हमारी लंबाई कितनी होगी? मतलब ये वाला पोर्शन तो हमारा नहीं होगा ना, तो इस पोर्शन को हम इस तरीके से कलर कर देते हैं। मतलब हमारे पास ये वाला पोर्शन है ही नहीं, काट देना ये वाला पोर्शन हमने। तो हमारे पास कितनी सीमा की लंबाई आएगी? जोड़ लेंगे, देखो 4 ये रहा। ठीक है, इस वाले 4 के बाद ये वाला 3 आ गया, प्लस का 3। अब नीचे कितना रहेगा? ये 4 नहीं रहेगा, नीचे ये वाला 4 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा ये वाली भी है ना, तो ये निकालेंगे हम। तो 4 में से कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी कि 3 बचेगी हमारी यहां से यहां तक की। इतना समझ में आ गया? 3 क्यों बची है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का हमने इसमें वर्ग काटा है ना, इधर वाला ये, तो ये कट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो आगे हम इसमें फिर से 3 जोड़ेंगे, ये वाला 3। इसके बाद जो ये वाली देखो इधर जाएगी, लंबाई के लिए इधर जाएंगे ना इधर, तो ये वाली कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ये वाले 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। इसके बाद ये वाला जोड़ देंगे 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसके बाद इधर कितना बचेगा, देखो ये जो पूरी थी यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर थी, लेकिन जब हमने एक ये वाला निकाल दिया, इधर से काट दिया, तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये वाला 2 जोड़ देंगे आगे को, ठीक है, जोड़ दिया, ये हमारा सारा जोड़ दिया। अब जोड़ लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 ही आ जाएगा ये वाला जोड़कर भी, ठीक है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, 14/14, 14 से 14 काटेंगे, 1 1 आ जाएगा, यानी कि 1:1 आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने दूसरी बारी सीमा की लंबाई निकाली है, आई थिंक ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देता हूं, जो वर्ग काटने के बाद हमने जो लंबाई निकाली है। देखिए पहले यहां से यहां तक चलते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं हम यहां पर, हाँ अब ठीक है। तो यहां से यहां तक चलते हैं, पहले यहां से यहां तक आ गए 4 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक। इसके बाद यहां से नीचे आए 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहां से हम पूरा नहीं चलेंगे यहां तक, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमने काट दिया। अब हमारी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की है, नई वाली जो ग्रीन पट्टी में दिखाई दे रही है ये आकृति है अब, ठीक है। तो ये वाला 3 होगा हमारा, 3 जोड़ दिया ये वाला, इसके बाद ये वाला 1 जोड़ दिया, ये वाला 1, ये वाला 1 इसमें जोड़ दिया, और लास्ट में हमारा 2 क्यों बचा यहाँ पर, क्योंकि पूरी 3 थी ये, और 3 में से ये वाला 1 घटा देंगे 2 बचेगा, और लास्ट में 2 जोड़ दिया, तो हमारा जोड़ा कितना आ गया, 14 आ गया। और इस तरीके से हमारा इसका आंसर आया 1:1। अगला प्रश्न देखेंगे, राम 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध, दूसरे बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो, तो तीनों बोतलें भरने के बाद राम के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा, ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो सभी के ऑप्शंस ml में दिए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले 2 लीटर के ml बना लेते हैं। हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो 2 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे देखते हैं, 1/2 दूध पहली बोतल में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस 2000 का 1/2 करेंगे तो हमारा काटने के बाद यहां पर आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यानी कि हम 1000 ml दूध किस में डाल रहे हैं, पहली बोतल में डाल रहे हैं। तो हमारे पास दूध कितना बचा, अब 2000 था, 2000 में से 1000 घटा देंगे तो 1000 बचेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 1000 हमारे पास बचा, 2000 नहीं है, हमारे पास कितना बचा, 1000 बचा है। अब इस 1000 का क्या डालना है, 3/4 किसमें डालना है, दूसरी बोतल में, काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 250 हो जाएगा, ठीक है। और 250 की इस वाले 3 के साथ गुणा करेंगे इन दोनों की, तो हमारा जाएगा 300, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, यानी कि 750 ml दूध उसने दूसरी बोतल में डाल दिया है। बचा नहीं है हमारे पास, दूसरी बोतल में डाला है। तो हमारे पास कितना दूध था, देखो पहली बोतल में डालने के बाद हमारे पास 1000 ml दूध था, अब उसने 750 दूसरी बोतल में डाल दिया, तो बचा कितना, घटा लेंगे 0 बचेगा, यहां से डालेंगे 10 में से 5 हो जाएगा, यहां बचेगा 9, 9 में 7 गया 2, 250 ml दूध अभी हमारे पास बच गया है, ठीक है, 250 बच गया हमारे पास। अब इस 250 का 1/5 तीसरी बोतल में डाल देता है, 250 का 1/5 तीसरी बोतल में डाल रहा है। देखो काटते हैं इसको, 5 पंजे 25 और 0, तो कितना डाला उसने, यानी कि उसने डाला कुल 50 ml दूध तीसरी बोतल में। हमारे पास कितना था, 250 था, 50 उसने किस में डाल दिया है, और तीसरी बोतल में, घटा देंगे 0, 5 में 5 गया 0 और 2 का 2 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारे पास 200 ml दूध बचा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 200 ml इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वरुण के पास एक 10 रुपए का नोट है, वह 6 रुपए का एक पेन खरीदता है, दुकानदार उसे 1 रुपए के और 2 रुपए के कुछ सिक्के लौटाता है, तो उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए, उनकी संख्या हमें बतानी है। तो उसके पास 10 रुपए का नोट है, 6 रुपए का उसने पेन खरीदा, घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4, यानी कि दुकानदार उसको 4 रुपए लौटाएगा। अब दुकानदार क्या करेगा, एक तो 2 रुपए का नोट देगा उसको, 2 रुपए का नोट दे दिया, और 2 उसको 1-1 रुपए के नोट दे देगा, और टोटल 4 रुपए हो जाएंगे। तो हमारे कितने सिक्के हुए, हमारे टोटल सिक्के जो आ गए वो आ गए 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, इन संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, उनका योग हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे, पहले ऐसा करते हैं, इसका औसत निकाल लेते हैं। औसत और माध्य एक ही बात होती है, इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य होता है बीच की संख्या, ठीक है, तो निकालेंगे 45/6। कैसे निकाला, औसत और माध्य एक ही बात होती है, योग ऊपर दिया हुआ है और 6 संख्या है, 6 से भाग कर देंगे, हम इसको भाग करेंगे, 6 7 42 हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, 3 बचेगा, 0 उतार लेंगे, और 6 पंजे 30, यानी जो हमारी बीच की संख्या आ गई वो क्या आ गई, 7.5 आ गई, ठीक है। हमारी 6 संख्याएं हैं, तो 6 संख्या की बीच की संख्या कोई एक संख्या नहीं होगी, 2 संख्याएं होंगी,
ठीक, अब कैसे करेंगे, दो संख्या कौन कौन सी होंगी, एक 7 होगी, थोड़ा पीछे ले लेंगे 7.5 से, और 7.5 से थोड़ा सा आगे क्या होता है 8 होगी, मतलब दो संख्या हमारी आ गई हैं। अब ये दोनों बीच की संख्या आई हैं और हमारी टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्याएं हैं। तो ऐसा करते हैं, दो संख्या आगे लिख लेंगे इसके क्रमागत और दो संख्या पीछे लिख लेंगे, ये दो संख्या बीच की हो जाएंगी हमारी ये वाली दोनों। ठीक है, 8 के बाद 9 लिख लेंगे, यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ऐसे पीछे 6 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। हमारा आंसर वेरीफाई करने के लिए जोड़ के देख लेते हैं, 10 और 9 19, 19 और 8 कितना होता है 27, 27 और 7 हमारा 34, 34 और 6 40, 40 और 5 45, तो इनका योग 45 आ गया। तो मतलब संख्या तो हमारी कंफर्म यही है। अब क्या करते हैं, पहले तीन संख्याओं के वर्गों का योग कर लेते हैं, करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, जोड़ देंगे सबको, और 5 और 6 11, 11 और 9 20 का 0, हाथ से लगे 2 और 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 आ जाएगा, यानी कि 110। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 3/20 का 2/3 कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3/20 का 2/3, 3/20 का मतलब होता है 20 का 3 हिस्सा, 20 का तीसरा हिस्सा। ठीक है, ये हो गया। इसका 2/3 कितना होता है 2/3, सोल्व कर लेंगे सीधे सीधे, 3 से 3 को काट देंगे तो हमारा कितना जाएगा 2/20 जाएगा, और आगे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 1/10, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 × 20 हो जाएगा। अब मैंने काटा क्यों नहीं है ये आपको अभी पता लग जाएगा। अब आंसर देखते हैं, तो आंसर में क्या दिया हुआ है, इसका तो मतलब हो गया 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या हो गया 1/10, और 2/20 का मतलब क्या हो गया 2/20। और हमारे आंसर में क्या दे रखा है 1/20 दे रखा, अगर 1/10 होता तो वो आंसर सही होता। अब 2/20 और दे रखा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हमें वहां तक सोल्व करना है जहां हमारा आंसर मिल जाए। ठीक है, 2/20 दे रखा, 2/20 का मतलब क्या हो गया 20 का दूसरा हिस्सा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। मतलब सीधा सा हमें यह बताना है कि इन जो सभी आकृति दे रखी है इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा। तो हमें पता है एक त्रिभुज है, एक वर्ग है हमारा, दूसरा हमारा आयत है, ठीक है, और एक हमारा है वृत्त। तो इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है वो एक वृत्त का होता है, तो उसको वृत्ताकार आकृति में बाड़ लगानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आप अपने उत्तर की पुष्टि के लिए इसका जो ये 100 मीटर परिमाप दे रखा, मतलब इसका सभी का परिमाप हो जाएगा, और वृत्त की बात करेंगे तो परिधि हो जाएगी। आप उस तरीके से निकाल कर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होता है वो एक वृत्त का ही होता है, इसलिए उसको वृत्ताकार लगानी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शिक्षिका ने सीता को 2 आकृतियां दी, एक समचतुर्भुज की और दूसरी पतंग की। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। तो बताइए सीता ने क्या जवाब दिया होगा। तो सीधी सी बात है, पतंग और समचतुर्भुज में हमसे पूछी गई है रैखिक सममिति, और ये आपके एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। बस डायरेक्ट नहीं पूछिए, थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। अब एक पतंग क्या होता है, देखो पतंग बना लेते हैं। यहाँ पर पतंग के ऊपर की जो साइड्स होती है दोनों बराबर होते हैं, लेकिन छोटी होती हैं, और नीचे की इस तरीके से होती है, बड़ी होती है, और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। ये पतंग होती है हमारी इस तरीके की। एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, इधर को समचतुर्भुज हमारा चारों भुजाएं बराबर होंगी, कुछ इस तरीके का हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब सममित रेखा खींचते हैं हम, तो समचतुर्भुज में एक रेखा तो यहाँ से खींच जाएगी। तो सममित रेखा का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको जैसे जहां हमने रेखा खींची है, अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो जो दोनों तरफ आकृतियां बिल्कुल सेम मिलनी चाहिए हमें, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ठीक है, और एक हम इसको यहां से काट सकते हैं, तो हमारे पास कितनी रेखा है आगे समचतुर्भुज में 2 रेखा है आगे निकलकर। अगर पतंग की बात करें तो हम इसको अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो देखो बिल्कुल सेम भाग बनेंगे, जैसे इधर वाली साइड का बन रहा है सेम इधर का बन रहा है। अगर हम इसको यहां से काटेंगे तो ऊपर का भाग छोटा है नीचे का बड़ा है, तो दूसरी रेखा हमारी नहीं खींचेगी, यानी कि समचतुर्भुज में हमारी सममित रेखा होगी या सममिति जो होगी इसकी वो 1 होगी। तो किसका नाम लेने के लिए बोला गया कि जिसमें रेखा की सममिति ज्यादा हो तो समचतुर्भुज में होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में निकल रही है, यानी कि प्रत्येक 30 मिनट में एक बस निकल रही है। अब आगे क्या दिया हुआ है, एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है। ठीक है, अगली बस सुबह को 9:25 पर निकलेगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी उस यात्री को कब दी होगी, यानी कि जो यात्री था वह किस समय उस क्लर्क से यह बात पूछ रहा था, यह हमें बताना है। ठीक, अब जो इसमें दिया हुआ है कि अगली बस सुबह को 9:25 पर निकलेगी। ठीक है,
9:25 पर निकलेगी। तो उस क्लर्क ने क्या बताया, उस क्लर्क ने बताया कि जो बस है 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है, मतलब 10 मिनट पहले निकल चुकी है, घटा देंगे 20 बचेगा, यानी कि अब जो बस आएगी वो कितने देर के बाद आएगी, 20 मिनट के बाद बस आएगी, यानी कि 20 मिनट के बाद कितना टाइम हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा। तो 20 मिनट इसमें से घटा दो, उस टाइम का टाइम आ जाएगा, घटा देंगे 20 मिनट तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 9 और यहाँ पर 2 से 0 और 5, 9:05 पर उस यात्री ने उससे बात की होगी इस बारे में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। अभी आपकी कंडीशन दे रखी है आपके सामने और देखा रखा है इन चारों में क्षेत्रफल आपका समान दिया हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी भुजाएं थोड़ी अलग दी हुई हैं, 1, 2, 6 और 12 दी हुई हैं। अब करना क्या, हमें इस क्षेत्रफल का यूज करेंगे, इस एक भुजा का यूज करेंगे, दूसरी भुजा निकाल लेंगे। अब परिमाप क्या होता है, दोनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो, आयत का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, सभी का परिमाप निकाल लेंगे। पहले वाले के लिए सोल्व करते हैं। दूसरी भुजा हम x मान लेते हैं, पहली भुजा हमारी 1 होगी, दूसरी भुजा हमारी x होगी। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्षेत्रफल आता है जो कि हमारा 60 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 60 हो गया। पहली भुजा हमारी कितनी होगी, 1 होगी, दूसरी भुजा कितनी होगी हमारी 60 होगी, और गुणा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, हमारा आ जाएगा परिमाप। 60 और 1 61 हो जाएगा, 61 गुणा 2 करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 122 हो जाएगा। यानी कि परिमाप कितना आ गया पहले वाले का, 122 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया है। अब दूसरे वाले के लिए कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, एक आयत जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और भुजा 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या चेंज है, सिर्फ भुजा का चेंज है। तो इसकी भुजा कर देंगे, 1 की जगह 2 कर देंगे, x को तो x मानेंगे, दूसरी भुजा को इक्वल टू में कितना जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी कि हमारी जो दूसरी भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 30 आ गई। पहली भुजा हमारी 2 होगी, दूसरी भुजा हमारी 30 होगी, कितना जाएगा 30 और 2 32 हो जाएगा। और इस 32 की गुणा कर देंगे अगर हम 2 से तो हमारा परिमाप हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6। मतलब क्या हो रहा है कि परिमाप हमारा घट रहा है, रेगुलर क्या हो रहा है, परिमाप घट रहा है। चलो तीसरा कोण निकाल कर देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर के लिए। क्या करेंगे, 2 की जगह 6 कर देंगे, 6 गुणा x इक्वल टू 60, 6 से काटेंगे 6 दाई 60, 10 हो जाएगा। यानी कि एक भुजा हमारी होगी 6 सेंटीमीटर, दूसरी होगी हमारी 10 सेंटीमीटर, और तो हमारा कितना जाएगा 16 जाएगा। 16 गुणा कर देंगे 2 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि आगे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अगर भुजा की लंबाई बढ़ रही है तो हमारा क्या परिमाप घट रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पहले वाले का परिमाप सबसे ज्यादा होगा जिसका जो क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 ml है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है, और उस पानी की क्वांटिटी मात्रा हमें बतानी है। अब देखो, एक गिलास में कितना पानी आता है, 300 ml पानी आता है एक गिलास में, और एक दिन में कितने गिलास पानी पी रहा है, 14 गिलास पानी पी रहा है। तो 14 से गुणा कर देंगे, एक दिन में का पता लग जाएगा कि वह एक दिन में कितना पानी पी रहा है। गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 होता है, और 2 0 लगा देंगे, यानी कि 4200 ml पानी वो पी रहा है एक दिन में। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, अभी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और इस पानी की जो हमारा आया 4200 ml, इसकी अगर हम 7 से गुणा कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि वह एक सप्ताह में कितना पानी पीता है। ठीक है, गुणा करेंगे और 7 0 0 2 0 तो ऐसे कैसे लग जाएंगे, 7 की 2 से करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 लगा, और 7 की 4 से करेंगे 7 चौक 28 और 1 29। अब इसके ये तो हमारा ml में आ गया, हमें किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो सिर्फ मिलता है, और क्या करेंगे 2 0 से 2 0 काट देंगे, यहाँ पर 10 बचेगा और हमारे दशमलव यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि 29.4 लीटर पानी वो एक सप्ताह में पीता है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 29.4 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ONE1 के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। अब ONE1 जो है इसका बीच वाला अक्षर कौन सा है, N है। इसमें कौन सा कोण बन रहा है, इसमें 2 कोण बन रहे हैं, एक ये वाला कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। और ये कोण कौन सा है, देखो 90 अंश का कोण इस तरीके से होता है। अगर ये वाली लाइन यहाँ से इससे थोड़ा डाउन हो जाती है, नीचे को हो जाती है, तो वो हमारा न्यून कोण होता है। यानी कि 90 डिग्री कम कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ये हमारे जो दोनों कोण बन रहे हैं ये हमारे न्यून कोण बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, न्यून कोण। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है तो काले रंग का कार्ड निकलने की संभावना क्या है, ये हमें बताना है। तो आपका प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है। अब एक ताश की गड्डी में कुल कितने कार्ड होते हैं, कुल 52 कार्ड होते हैं एक ताश की गड्डी में, जिनमें से 26 जो आपके कार्ड होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और जो 26 होते हैं बचे हुए वो आपके होते हैं काले रंग के। ठीक है, अब काले रंग के कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 26/52 कर देंगे, 26/52 26 से काटेंगे 26 दूनी 52, यानी कि 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है।
इसकी परिधि 60 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो परिधि का मतलब होता है परिमाप, यानी कि 60 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, इस आयत का परिमाप दिया हुआ है। तो मान लेंगे यहाँ से लंबाई कितनी होगी हमारी 2x होगी, और हमारी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी हमारी 1x। देखो 1x और x एक ही बात होती है, चाहे तो 1 लगा लो उसके आगे या फिर नहीं लगाओ तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब परिमाप निकालेंगे इसका, तो 2x प्लस का x गुणा 2 इक्वल टू 60, क्योंकि परिमाप हमें दिया हुआ है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये वाला 2 इस वाले 2 से इस 60 को काट देंगे तो हमारा जाएगा 30, क्योंकि उधर भी जाके यहाँ गुणाना उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो फिर भी इसको 60 को भाग ही करेगा 2 ये, तो हमारा जाएगा 3x इक्वल टू 30। 3 से इस 30 को काट देंगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो यहाँ से हमारी दोनों भुजाएं कितनी आ जाएंगी, देखो दोनों भुजाएं आ जाएंगी 2 गुणा 10 इक्वल टू 20, और x की वैल्यू तो हमारी 10 आई गई है। तो हमारी एक भुजा आ गई 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे, सीधे सीधे दोनों की गुणा कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणा 10, यानी कि हमारा हो जाएगा 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।